पहलगाम हमले के बीच इसरो की एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट को हम सेलिब्रेट करना भूल गए थे। इसके अलावा जापान का कौन सा वो ऑफर है जिसको भारत अभी तक हमेशा रिजेक्ट या फिर इग्नोर करते आया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडियन नेवी को लेकर एक नया प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है एंड इसके अलावा भी और काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं जो हमने इसी एक वीडियो में एक साथ कवर कर ली है। आई नो कि आपका एक मिनट काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आई प्रॉमिस इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज पे बढ़ावा जरूर होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन के बारे में, जिसको पिछले कल डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने टेस्ट किया था। आपको लग रहा होगा कि ये भी एक नॉर्मल सा वेपन या फिर नॉर्मल सा एम्यूनिशन है जो भारत हर दूसरे तीसरे दिन टेस्ट करता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की सक्सेसफुल टेस्टिंग भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, वो भी ऐसे समय में जब हम इंडियन नेवी के ऊपर हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने नेवल एसेट्स की भी सुरक्षा करें, और जब एनिमी के नेवल एसेट्स, सबमरीन्स या अंडर वाटर ड्रोन्स भारत के क्लोज आ जाएं तो उनको भी टारगेट किया जा सके। यहाँ पर मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस एक तरह का अंडर वाटर माइन है जो स्टेल्थी नेवल वॉरशिप्स, अंडर वाटर ड्रोन्स और अंडर वाटर सबमरीन्स को डिटेक्ट करके उनको टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो माइंस होते हैं इनमें टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रिगर्स यानी कि कई तरह के सेंसर्स का यूज किया जाता है। अब जो ट्रेडिशनल माइंस होते हैं उनमें सिर्फ एक ही तरह के ट्रिगर का यूज होता है और वो था प्रेशर। मूवीज में भी आपने देखा होगा कि एक बार माइन के ऊपर आपने पैर रख दिया तो आपका काम तमाम, लेकिन अगर आप माइन के आसपास से भी क्रॉस हो जाओ तो आपको कोई नुकसान नहीं होता था, क्योंकि उस केस में प्रेशर ट्रिगर ही नहीं होता था। लेकिन ये जो मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस होते हैं इनमें क्या होता है कि ये एनिमी टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए प्रेशर की तरह एक ट्रिगर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इसमें प्रेशर के अलावा भी और कई सारे अलग अलग तरह के मल्टीपल ट्रिगर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सबसे पहले तो मैग्नेटिक सेंसर्स का ट्रिगर होता है। जब भी कोई लार्ज मेटालिक ऑब्जेक्ट इनके पास आता है तो ये उसको डिटेक्ट करके ब्लास्ट हो जाते हैं। सेम इसी तरह से इसमें सीस्मिक वाइब्रेशन का भी सेंसर होता है। जब हैवी मूवमेंट की वजह से माइन के आसपास वाइब्रेशन सिग्नल्स आ जाते हैं तो ये सेंसर ट्रिगर हो जाता है और माइन ब्लास्ट हो जाता है। सेम इसी तरह से अकूस्टिक सेंसर्स होते हैं जो इंजन नॉइस या फिर साउंड को डिटेक्ट करते हैं और माइन एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा इंफ्रारेड सेंसर्स भी होते हैं जो हीट को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि मल्टीपल सेंसर्स होते हैं। एंड इन माइंस की प्रोग्रामिंग इस तरह से की जा सकती है ताकि जरूरत पड़ने के ऊपर इनकी एक्टिवेशन डिले हो सके, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहला वॉरशिप अगर माइन के पास से क्रॉस हो जाए तो एक्टिवेट हो जाएंगे। हम चाहे तो इसको 4-5 नेवल वॉरशिप के क्रॉस होने के बाद भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके साथ ही मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस को ऑटोमेटिकली और इसके साथ रिमोटली भी ट्रिगर किया जा सकता है। अब इस तरह के मल्टी इन्फ्लुएंस माइंस ग्राउंड के ऊपर यूज करना तो आसान होता है, मुश्किल होता है अंडर वाटर यानी कि समुद्र की सतह के नीचे। लेकिन डीआरडीओ और इंडियन नेवी इन्होंने ये अचीवमेंट भी अपने नाम कर ली है। कहने का मतलब है कि ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, इसलिए सोचा कि आपको भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को लेकर। पहलगाम हमले के कारण काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो आजकल इग्नोर की जा रही हैं या फिर उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, लेकिन ये सारी न्यूज काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं। और अगर आज पहलगाम हमला नहीं हुआ होता तो भारत में टॉप न्यूज चैनल्स इसके ऊपर एक घंटे के डिबेट और डिस्कशंस कर रहे होते और ये प्राइम टाइम में कवर किया जा रहा होता। कुछ ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को लेकर, जिसने एक बार फिर से हमें अपने ऊपर गर्व करने का मौका दिया है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि इसरो ने स्पेस में सैटेलाइट्स के बीच डॉग फाइट कंडक्ट करने का एक कॉम्प्लेक्स मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। जिस तरह से फाइटर जेट्स के बीच डॉग फाइट होती है, एक फाइटर जेट दूसरे जेट को चेस करके टारगेट करने की कोशिश करता है, कुछ सेम मैन्यूवर इसरो ने भी अपने सैटेलाइट्स के साथ करके दिखाया है। और खास बात यह है कि इसरो का ये एक्चुअली में प्लान मिशन था भी नहीं, यानी कि इसरो ने इसकी तो तैयारियां भी नहीं की थी। दरअसल आज से कई महीने पहले इसरो ने स्पेस में 2 सैटेलाइट्स को आपस में एक साथ डॉक करने के लिए स्पेडेक्स मिशन कंडक्ट किया था। इसमें SDX-01 और SDX-02 इन दोनों सैटेलाइट्स का यूज किया गया था और 16 जनवरी 2025 को इसरो ने इन दोनों सैटेलाइट्स को स्पेस में एक साथ डॉक करके दिखाया था। उसके बाद 13 मार्च 2025 को इसरो ने इन दोनों सैटेलाइट्स यानी कि SDX-01 और SDX-02 इन दोनों सैटेलाइट्स को वापस से अनडॉक करके दिखाया था, यानी कि अलग अलग कर दिया था। अब हुआ ये कि ये जो स्पेडेक्स मिशन इसरो ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, इसके बाद भी इन दोनों सैटेलाइट्स में काफी सारा फ्यूल बच गया था। और न्यूज निकल कर आ रही है कि इसी लेफ्ट ओवर फ्यूल का इस्तेमाल अब इसरो ने स्पेस में इन दोनों सैटेलाइट्स के बीच डॉग फाइट कंडक्ट करने के लिए किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो SDX-01 और SDX-02 सैटेलाइट्स थी, इनके बीच डॉग फाइट के दौरान ये दोनों सैटेलाइट्स 28,800 किलोमीटर/आवर की स्पीड के ऊपर ट्रैवल कर रही थी, जो कि एक कमर्शियल पैसेंजर जेट की स्पीड के मुकाबले 28 गुना ज्यादा स्पीड है। मार्च महीने में चाइना ने भी स्पेस में सैटेलाइट्स के बीच इसी तरह की डॉग फाइट करके दिखाई थी, जिसके बाद चाइना की स्पेस एजेंसी की पूरी दुनिया में काफी ज्यादा तारीफ हुई थी। भारत में भी इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स छपे थे, लेकिन भारत के केस में ये बीच में पहलगाम हमला आ गया। वरना भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के लिए भी ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जिसको न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए।
और बड़ी बात यह है कि यह मिशन इसरो ने लेफ्ट ओवर फ्यूल्स का इस्तेमाल करके किसी और मिशन के लिए भेजी गई सैटेलाइट से कंडक्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है जापान को लेकर। हालांकि ये न्यूज पहले भी कई बार आ चुकी है और भारत ने ये प्रपोजल हमेशा रिजेक्ट किया है। दरअसल जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और इटली, ये तीनों देश मिलकर आपस में 6th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम का नाम है GCAP। रिसेंटली जापान के डिफेंस मिनिस्टर जनरल नाकाटानी भारत की यात्रा के ऊपर आए थे और भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग्स की थी। इसी को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि जापान ने भारत को अपने इस 6th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम GCAP में इन्वाइट किया है। जापान ने कहा है कि वो भारत को इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। यूके और इटली, ये दोनों देश पहले ही भारत को ऑनबोर्ड लेने का ऑफर दे चुके हैं एंड अब जापान ने भी भारत को ऑफर दे दिया है। लेकिन भारत की सरकार ने आज तक इस ऑफर को ना ही एक्सेप्ट किया है ना ही रिजेक्ट किया है और भारत सरकार की तरफ से पब्लिक में इसको लेकर कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है। जापान, इटली और ब्रिटेन, ये तीनों देश इस समय 5th जनरेशन का एक स्टेल्थ फाइटर जेट ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं और इनकी फ्लीट में शामिल है। लेकिन भारत के पास तो अभी इस समय एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट भी नहीं है। ऐसे में डायरेक्ट 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर जंप करना ये तो खैर थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। और अगर भारत इस GCAP प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो इसमें 10 से 15 बिलियन डॉलर्स की कंट्रीब्यूशन भारत को भी देनी पड़ेगी। हालांकि जब भी भारत सरकार का इसके ऊपर कोई रिस्पांस आता है तो हम आपको वो भी बता देंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी को लेकर। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की नेवी ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर स्टार्ट कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान नेवी ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज की है जो कि इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चल रही है। पाकिस्तान नेवी ने फुटेज रिलीज करते हुए कहा है कि उनके रडार्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंडियन नेवी के P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करके लॉक भी कर दिया था। पाकिस्तान का कहना है कि उनके पास भी इतने एडवांस्ड रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम है जो भारत के हाईटेक एयरक्राफ्ट जैसे कि P-8I को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इस समय अगर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की तीनों सेनाओं का 1-on-1 कंपैरिजन करें, वैसे तो पाकिस्तान की तीनों सेनाएं भारत के सामने टिकती नहीं है, लेकिन इनमें से जो सबसे वीक है वो है पाकिस्तान की नेवी। भारत और पाकिस्तान की नेवी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इग्नोर भी करें तो नेवल वॉरशिप्स और सबमरीन्स के मुकाबले में भी पाकिस्तान भारत के सामने बच्चा है और ये चीज पाकिस्तान की नेवी को पता है। इसलिए तो पाकिस्तान की नेवी ने अपनी सुरक्षा के लिए 12 F-16 फाइटर जेट्स को भेजने की रिक्वेस्ट की है। अभी जो पाकिस्तान की नेवी प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज कर रही है, ये मैं 100% श्योर हूँ कि ये फेक वीडियो हो सकता है। ये लोग इतने चोर हैं कि ये अपनी वीडियोस में कॉल ऑफ ड्यूटी वीडियो गेम और SpaceX के रॉकेट लॉन्चेस की क्लिप्स को इस्तेमाल करते हैं। भारत के S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल्स की क्लिप इन्होंने अपनी प्रोपेगेंडा वीडियो में इस्तेमाल की थी और दिखाया था कि पाकिस्तान की सेना के पास कितने हाईटेक और एडवांस्ड वेपन्स हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है BSF को लेकर। जब भी इस तरह का कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है, ऐसे समय में भारतीय सेना और देश की सिक्योरिटी को लेकर तमाम फैसले फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर होने लगते हैं। कई सारी डिफेंस डील्स जल्दी से अप्रूवल के लिए भेज दी जाती हैं। हथियारों की टेस्टिंग जो काफी समय से डिले होती है, वो भी लगातार टेस्ट किए जाते हैं एंड इसी तरह के कई सारे स्ट्रेटेजिक फैसले और प्लानिंग भी ऐसे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के समय आते हैं। सेम इसी तरह का फैसला BSF को लेकर भी सामने आ रहा है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि BSF की 16 नई बटालियंस को खड़ा किया जाएगा, जिसमें 17,000 पर्सनल्स को ऐड किया जाएगा। ये सारे अगले 5 से 6 साल के दौरान ऐड किए जाएंगे। इसके साथ ही BSF ने फैसला किया है कि वो 2 नए फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स भी खोलेंगे। एक हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड में बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर मिजोरम में होगा और दूसरा हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड में पाकिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर के ऊपर जम्मू में खोला जाएगा। इस समय BSF के पास 193 बटालियंस है। 16 और बटालियंस के बाद टोटल स्ट्रेंथ 209 बटालियंस हो जाएंगी। ट्रूप्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो इस समय BSF में 2,70,000 पर्सनल्स है। अब होम मिनिस्ट्री के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री का फाइनल अप्रूवल अभी आना बाकी है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।